जी। आज हम इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसके भूगोल, इतिहास और खासकर भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है ये। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी और दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है। सही कहा। मकसद है इस पूरे सिस्टम को मतलब सरल इंग्लिश में समझना, दिलचस्प तरीके से। हाँ, ताकि नदियां, उनका सफर और सबसे जरूरी वो 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी। हाँ, वो ट्रीटी सब आसानी से याद हो जाए। और जैसा तय हुआ, डेट्स इंग्लिश में ही रहेंगी। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे ये विशाल नदियां तिब्बत और हिमालय से निकलकर मैदानों को सींचती हैं, कैसे ये जीवन का आधार बनी और कैसे ये भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते का केंद्र बनी। और एग्जाम के लिहाज से जरूरी फैक्ट्स और उन्हें याद रखने के तरीकों पर भी बात करेंगे। हाँ, वो भी जरूरी है। मेमोरी एड्स पर भी आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं मुख्य नदी इंडस यानी सिंधु से। जी। इसका जन्म तिब्बत में कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास होता है ना, जिसे सिंगी खाम्बन या शेर का मुंह भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां से ये लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। अच्छा। लद्दाख और ज़ैंस्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई ये फिर पाकिस्तान चली जाती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। कराची के पास। ओके। और भारत में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिन्हें पंजनाद कहते हैं। हाँ, पंजनाद मतलब 5 नदियों की भूमि। इसमें आती हैं सबसे पहले झेलम। ये कश्मीर घाटी में वेरीनाग झरने से निकलती है, श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती है। अच्छा। फिर है चेनाब। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। और ये वॉल्यूम के हिसाब से मतलब पानी की मात्रा में इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी चेनाब। ओके। हाँ, फिर है रवि। ये भी हिमाचल में रोहतांग पास के पास कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद है ब्यास। ये भी रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से निकलती है। अच्छा, रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास के पास से। हाँ, आसपास से। और ब्यास की खास बात यह है कि ये पूरी तरह भारत में ही बहती है और पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। पूरी तरह भारत में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिरी सतलज। हाँ, इसका सोर्स भी इंडस की तरह तिब्बत में है, मानसरोवर के पास राक्षस ताल से। अच्छा। और ये शिपकिला पास से भारत में आती है। जो मशहूर भाखरा नांगल बांध है वो इसी नदी पर है। विवाह, भाखरा नांगल तो बहुत सुना है। तो ये 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये मिलकर पंजनाद बनाती हैं। हाँ, ये 5 मिलकर पंजनाद बनाती हैं, जो आखिर में पाकिस्तान में मिथानकोट के पास इंडस में मिल जाती हैं। ये सीक्वेंस समझना पड़ेगा। तो झेलम और रावी मिलती है चिनाब में। सही। ब्यास मिलती है सतलज में। जी। और फिर चिनाब और सतलुज मिलकर पंजनाद बनाती हैं, जो इंडस में चली जाती हैं, मिथानकोट में। एग्जैक्टली। ये फ्लो याद रखना जरूरी है एग्जाम के लिए। बिल्कुल। और ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा तो है नहीं, इनका महत्व क्या है? अरे ये तो जीवन रेखाएं हैं। इनसे बना जो इंडस का मैदान है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में खेती का आधार है। हाँ, पंजाब, हरियाणा, अनाज का कटोरा जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और नहरों का जो जाल है, खासकर सतलज और ब्यास से निकला हुआ, वो सिंचाई के लिए बेहद बेहद जरूरी है। और पानी के अलावा बिजली, आपने भाखरा नांगल का जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, पहाड़ों से उतरते हुए इनमें जबरदस्त शक्ति होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अपार संभावनाएं हैं। भाखरा नांगल जैसे बड़े बांध भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सिंचाई जरूरतों के लिए बहुत अहम है। और ऐतिहासिक रूप से तो खैर पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी नदी तंत्र के किनारे फली फूली। मोहनजोदारो, हड़प्पा, हाँ, ये सब इसी के गवाह हैं। ये नदियां हजारों सालों से सभ्यताएं पाल रही हैं और आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। और शायद इसीलिए 1947 में पार्टीशन के बाद ये एक बड़ा मुद्दा बन गया होगा। बिल्कुल। विभाजन के बाद क्या हुआ कि नदियों का जो नेचुरल फ्लो था वो पॉलिटिकल बाउंड्री से कट गया। कई जरूरी नहरों के हेडवर्क्स, मतलब जहां से नहरें निकलती हैं, वो भारत में रह गए, लेकिन उनसे पानी पाकिस्तान के खेतों को जाता था। ओह, इससे तो तुरंत तनाव पैदा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। इसी जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए फिर वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने? जी। सालों की बातचीत के बाद 1960 में कराची में इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी IWT साइन हुई। 1960? जी, डेट याद रखनी है। इस संधि की सबसे मुख्य बातें क्या थीं? मोटी मोटी बात ये थी कि नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया।
पूर्वी नदियां मतलब रावी, ब्यास, सतलुज, RBS, हाँ RBS, इनका लगभग सारा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को मिला। ओके। RBS इंडिया, और पश्चिमी नदियां यानी इंडस, झेलम, चिनाब, IJC, IJC, जी IJC, इनका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से आया। IJC पाकिस्तान, ठीक है। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों यानी IJC पर भी कुछ अधिकार मिले, जैसे सीमित खेती के लिए पानी लेना, नेविगेशन और खास तौर पर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने का अधिकार। रन ऑफ द रिवर मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नदी के बहाव को ज्यादा रोके बिना बहते पानी से ही बिजली बनाएं। बड़े स्टोरेज डैम्स की इजाजत नहीं थी पश्चिमी नदियों पर, कुछ शर्तों के साथ। समझ गए। लेकिन अगर इन अधिकारों को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई मतभेद हो, कोई डिस्प्यूट हो तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई। एक परमानेंट इंडस कमीशन है, PIC। हाँ, इसमें दोनों देशों के कमिश्नर होते हैं। ये लोग रेगुलरली मिलते हैं, डेटा शेयर करते हैं। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पहला लेवल है। पहला लेवल। और अगर यहाँ बात न बने तो फिर दूसरा लेवल है न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो टेक्निकल मामलों को देखता है। अच्छा। और अगर मामला संधि की व्याख्या या उल्लंघन से जुड़ा हो तो तीसरा लेवल है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, तो ये 3 स्तरीय मैकेनिज्म है, PIC, न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि ये संधि इतने सालों से, इतने तनाव और यहाँ तक कि युद्धों के बावजूद भी चली आ रही है। हाँ, ये बात सही है। ये दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक मानी जाती है। लेकिन विवाद तो फिर भी हुए हैं, जैसे मैंने पढ़ा था बागलीहाट डैम और किशनगंगा प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, विवाद हुए हैं। भारत ने जब चिनाब पर बागलीहाट डैम बनाया और झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर प्रोजेक्ट शुरू किया तो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। क्या आपत्ति थी? पाकिस्तान का कहना था कि इन प्रोजेक्ट्स का डिजाइन ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन करता है, खासकर पानी के स्टोरेज और बहाव को लेकर। अच्छा। ये मामले फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक गए। कुछ मामलों में कोर्ट ने भारत को डिजाइन में बदलाव करने के निर्देश भी दिए। और हाल के वर्षों में, जैसे 2020s में, क्या स्थिति है? देखिए, हाल के वर्षों में खासकर राजनीतिक तनाव बढ़ने पर संधि पर दबाव महसूस किया गया है। हाँ, वो तो है। भारत की तरफ से भी ये बातें उठी हैं कि पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकारों, खासकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का पूरा इस्तेमाल किया जाए। और इन सब के ऊपर एक और बड़ी चुनौती मंडरा रही है, क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी और नई चुनौती है जिसका ट्रीटी में सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है। तो इसका असर क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। इससे नदियों के बहाव पर असर पड़ रहा है, कभी ज्यादा पानी, कभी कम। ओह, तो इससे तो संधि को मैनेज करना और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसीलिए अब जरूरत महसूस हो रही है कि संधि को मॉडर्नाइज किया जाए, बेहतर डेटा शेयरिंग हो, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को शामिल किया जाए, एनवायरमेंटल फ्लोज का ध्यान रखा जाए। ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। एग्जाम्स के लिए ये सब याद रखना वाकई एक चैलेंज है। इसे आसान बनाने के लिए कुछ खास टिप्स? हाँ, जरूर। कुछ तरीके हैं जो हेल्प कर सकते हैं। बताइए। पहला, मैप विजुअलाइजेशन। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का मैप, जैसा आपने कहा, बनाकर देखें या ध्यान से देखें। उनके ओरिजिन से कॉन्फ्लुएंस तक का रास्ता ट्रेस करें। विजुअल मेमोरी अच्छी रहती है। बिल्कुल। दूसरा, निमोनिक बना सकते हैं। जैसे नदियों के नॉर्थ टू साउथ क्रम के लिए एक पॉपुलर है, जॉली चेस राइडर्स बीट स्विफ्टली। जॉली चेस राइडर्स बीट स्विफ्टली। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। वाह। हाँ, फिर संगम याद रखें, ब्यास सतलज में, रावी और झेलम चिनाब में। चिनाब प्लस सतलज इक्वल टू पंजनाद, इंडस में मिथानकोट के पास। ये अच्छा तरीका है। और ट्रीटी के लिए? ट्रीटी का निचोड़ एक लाइन में, IWT 1960, ईस्ट RBS इंडिया, वेस्ट IJC पाकिस्तान, मध्यस्था वर्ल्ड बैंक, PIC 3 टियर विवाद समाधान। परफेक्ट स्नैपशॉट। और टाइमलाइन? की डेट्स याद रखें, 1947 पार्टीशन, 1960 ट्रीटी, मुख्य डिस्प्यूट्स बागलीहार, किशनगंगा, और 2020s नया तनाव और आधुनिकीकरण की मांग। ये बहुत उपयोगी टिप्स हैं। सिलेबस में देखें तो ये ज्योग्राफी, GS पेपर 1 और इंटरनेशनल रिलेशंस, वाटर सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, GS पेपर 2-3 सबसे जुड़ता है। हाँ बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs देखना भी बहुत जरूरी है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सही बात। तो कुल मिलाकर सिंधु नदी प्रणाली जो है वो भूगोल, इतिहास,
राजनीति और पर्यावरण का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। 1960 की संधि ने दशकों तक पानी के बंटवारे का एक ढांचा दिया है और ये काफी हद तक सफल भी रहा है। लेकिन भविष्य की चुनौतियां, खासकर क्लाइमेट चेंज, शायद सहयोग के नए और ज्यादा गहरे तरीकों की मांग करेंगी। बिल्कुल। तो आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे लिसनर्स सोच सकते हैं, क्या भविष्य में पानी की बढ़ती जरूरतें और जलवायु परिवर्तन के जो गंभीर प्रभाव दिख रहे हैं, वो भारत और पाकिस्तान को इस संधि के मौजूदा दायरे से आगे बढ़ने पर मजबूर